नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, मैं थिंक फॉर इंडिया के इस YouTube चैनल पर आपसे नियमित रूप से संवाद करता हूं और जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है उनसे लगता है कि इस संवाद में आपकी रुचि जगी है। अवश्य देखते रहिए, क्योंकि देश के लिए, भारत के लिए ये महत्वपूर्ण समय है। एक पूरी दुनिया में हिंदुत्व की चेतना की दृष्टि से और जो फंडामेंटलिस्ट, जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं, जो पूरी सभ्यता संस्कृति को खाना चाहती हैं, उनसे संघर्ष की दृष्टि से बहुत ही क्रूशियल समय है हमारे लिए। इसलिए सबको गंभीरता से अभी चलने वाले विमर्श को, नैरेटिव को समझना, उस पर अपना मत व्यक्त करना और अपनी भूमिका भी तय करने की आवश्यकता होती है। तो इसी दृष्टि से मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हूं और बीच बीच में आपसे संवाद करता रहता हूं। पिछले 2 दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो आपको, हमको कई बातें सोचने को बाध्य करती है, लेकिन चूंकि राजनीति में और सार्वजनिक विमर्श में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं बड़ी, कि जो कुछ पहले लगता था कि ये कैसे हो गया, वो आज लगता है कि सामान्य है, इसलिए हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर सोचेंगे तो पता चलेगा कि हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व आखिर किस दिशा में जा रहा है। उदाहरण के लिए, कल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो उनका संविधान बचाओ सम्मेलन आजकल हो रहा है, संविधान सम्मान सम्मेलन हो रहा है, उसमें बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो कटाक्ष किया है, वो कटाक्ष अगर उस रूप में किसी दूसरे मजहब के विरुद्ध किया जाए तो पता नहीं क्या बाबेला मच जाए। अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं इस देश में राजनीति में लोग आते हैं, क्या क्या भेष धरते हैं। योगी आदित्यनाथ पर बोल रहे हैं कि वो जो है भगवा वस्त्र पहनते हैं। अरे राजनीति में रहनी है तो सफेद वस्त्र पहनिए, भगवा वस्त्र पहनना है तो आप कहां चले जाइए। अब उनके सिर पर बाल नहीं है। अब आप सोचिए कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया और जो आज भी मानती है, जिसके नेतृत्व जो सोनिया गांधी जी का परिवार, वो जो 3 लोगों का भी परिवार है, उनकी मान्यता है कि शासन तो शायद हमारा ही करने का इस देश पर अधिकार है, भले कांग्रेस के माध्यम से हो। उनकी उस पार्टी का अध्यक्ष इतना खतरनाक, भयानक और अपमानजनक भारत की संन्यास परंपरा पर दे रहा हो और देश में कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि खड़गे जी ऐसे व्यक्ति नहीं है, बहुत संयमित बोलते हैं, लेकिन इस देश में दलितों के अंदर जो धर्म विरोधी चेतना और घृणा पैदा किया गया, उस श्रेणी में वो भी आते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी आ गया तो देश में सनातन मजबूत हो जाएगा, इसलिए बचो और नरेंद्र मोदी को हराओ। यानी सनातन को मजबूत नहीं होने देना है तो नरेंद्र मोदी को हराओ। तो वो भी उनकी एक धारा रही है। उनके पुत्र ने स्वयं सनातन विरोधी बयान दिया था। अब भारत में अगर ये कांग्रेस का अगर अध्यक्ष बोल रहा है तो ये पार्टी का स्टैंड हो जाता है कि देश में भगवाधारी सन्यासी को राजनीति में नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष का बोलना मामूली बात नहीं होती है, कोई दूसरा नेता नहीं है कि मजाक में इसको ले लिया जाए। तो क्या वर्तमान कांग्रेस सेकुलरवाद के फंडामेंटलिज्म में इतनी गहरे तक उतर गई है, या हिंदुत्व के विरुद्ध बोलकर मुसलमानों का, ईसाइयों का या उनके वोट लेने के लिए इस सीमा तक चल गई है कि उसने पार्टी के स्तर पर साधु सन्यासियों का या भगवाधारियों के राजनीति में होने के विरोध का स्टैंड लिया है? इसमें पहला प्रश्न तो यही पैदा होता है। दूसरा इसमें होता है कि क्या उनको पता नहीं है कि हमारे देश की सन्यास परंपरा में केवल भगवा वस्त्र नहीं है, सफेद वस्त्र ही है, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि सफेद पहनो। राजनीति करने के लिए क्या सफेद पहनना आवश्यक है? क्या राहुल गांधी जी हमेशा सफेद ड्रेस पहनते हैं? क्या सोनिया गांधी जी हमेशा सफेद पहनते हैं? क्या प्रियंका वाड्रा जी हमेशा सफेद पहनते हैं? क्या इस समय जो पार्टी के मुख्य रणनीतिकारों में शामिल है जयराम रमेश जी हमेशा सफेद पहनते हैं? तो ये कहां से आ गया कि राजनीति में रहने के लिए आपको सफेद पहनना चाहिए?
और सन्यास परंपरा की बात है तो हमारे देश में जो वैष्णव संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय से, और बैरागी लोग जो आते हैं वो तो सफेद ही पहनते हैं। तो हमारे यहाँ, और अभी भी आप देख रहे होंगे हमारे देश में जो अखाड़े हैं, कई अखाड़ों के प्रमुख आपको सफेद वस्त्र में मिलते हैं। तो हमारे यहाँ जो है श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र है उसका भी उतना ही महत्व है, पीतांबर पीत वस्त्र का महत्व है, भगवा का अपना महत्व है। हमारे यहाँ काला ड्रेस भी है, ये नहीं है कि काला ड्रेस केवल मोहम्मद साहब को ही पसंद था और इस्लाम के लोग उसका करते हैं। हमारे यहाँ काले का भी महत्व है और शनिवार को आप देखेंगे कि शनि के आराधक लोग उस दिन जो है, या भैरव बाबा के आराधक लोग काला ड्रेस भी पहनते हैं। तो हमारे यहाँ रंगों को लेकर के इतनी विविधताएं हैं कि कोई रंग हमारे घृणा का पात्र नहीं है और सन्यास में सभी रंग है। अब जो तीसरी बात आती है कि क्या कांग्रेस के अध्यक्ष को यह पता नहीं है कि जो सन्यासी होता है वो उसको अपना बाल मुंडन कराना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है कि वो बिना बाल के हैं। तो ये अब सोचने का विषय है कि या अगर आप सन्यास परंपरा का उपहास उड़ा रहे हैं तो ये सहन करने योग्य नहीं है। इसका देश के संपूर्ण सन्यास परंपरा से जुड़े हुए लोगों को, शंकराचार्यों को, सबको उठ के खड़ा होकर इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी ने पहले मठों और महंतों को लेकर इतना ही अपमानजनक बयान दिया था। अब ये खड़गे जी बयान दे रहे हैं। अगर कटाक्ष नहीं है या कांग्रेस का स्टैंड है कि सन्यास का नहीं होना चाहिए, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सांसद सावित्रीबाई फूले ने बहराइच से वो सांसद थी, जब भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया तो कांग्रेस ने टिकट देके चुनाव क्यों लड़ाया? कांग्रेस ने जो है प्रमोद कृष्णन जी को चुनाव क्यों लड़ाया? और ऐसे अनेक मैं संतों का नाम बता सकता हूं जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, राजनीति में रहे हैं, हरियाणा से लेकर के हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह रहे हैं। तो वो तो अपनी ही परंपरा के विरुद्ध बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक विकृति है सेकुलरवाद को लेके, वो कांग्रेस में कितना घर कर गया। अब जोगी जी ने उसका जवाब दिया है। अब जवाब जो दिया है वो ज्यादा रुचिकर है। उन्होंने कहा है कि माननीय खड़गे जी ये बात नहीं कह रहे हैं कि उनका परिवार तो कर्नाटक क्या उस क्षेत्र से आता है जहां हैदराबाद निजाम का राज था, और निजाम के राज में उन्हीं रजाकारों ने मुस्लिम जो है जो कट्टरपंथियों ने, हिंसक तत्वों ने दंगों में उनके घर को जलाया, उनकी माताजी पिताजी तक की हत्या कर दी। लेकिन आज कांग्रेस में वो नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके लिए वोट का सवाल है। अगर ये सच है और माता पिता की हत्या हुई है, अगर वोट के लिए, अपने पद के लिए कोई व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप तय करिए कि उस व्यक्ति का सम्मान हमारे मन में कितना होना चाहिए। तो आज की जो दो घटनाएं और हैं, केरल से प्रियंका वाड्रा पर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीग के साथ हमला करती है, जमाते इस्लामी पर तो लगता है कि ये तो मुसलमान विरोधी है। वहां के मुख्यमंत्री, सीपीएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने जब हमला किया है और बोला है कि कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है लेकिन वो कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों को बढ़ावा देती है। उनकी भाषा है, मैं कह रहा हूं, ये आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा या हिंदुत्व के संगठनों की भाषा नहीं है। ये पिनराई विजयन की भाषा है कि जमाते इस्लाम भारत के संविधान में विश्वास नहीं करती है, देश में शरीयत का कानून लाना चाहती है, इस्लाम लाना चाहती है, और कश्मीर के आतंकवाद के पीछे हो रही है। जब ये बात आरएसएस, बीजेपी के लोग करते थे, मेरे जैसे लोग करते थे कि जमाते इस्लामी ही जम्मू कश्मीर में चाहे हुर्रियत हो, अलगाववाद हो, आतंकवाद हो, उसके मूल में उसी की विचारधारा है। जो मस्जिदों से ऐलान होते थे उसके पीछे जमाते इस्लाम भी, जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां प्रतिबंध लगाया, उनके लोगों को जेल डाला, उनके खाते सब जब्त किए। आज कम्युनिस्ट पार्टी अगर चुनावी लड़ाई में यह विषय बोल रही है तो इसका मतलब है कि कम्युनिस्टों को भी समझ में आ गया है कि सेकुलरिज्म के नाम पर कट्टरपंथी इस्लाम को बढ़ावा देना इस देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, स्वयं उनकी राजनीति के लिए खतरनाक साबित हो रहा है कि वो उनको छोड़ के भी दूसरी ओर गए हैं। क्योंकि वेस्ट बंगाल का हम लोगों को मालूम था कि कांग्रेस के कमजोर होने के बाद पूरा फंडामेंटलिस्ट जो कट्टरपंथी तबका था वो वामपंथियों को वोट देता था। लेकिन ममता बनर्जी के आने के बाद सबने अपना रंग बदला और ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, और वहां से वामपंथ लगभग
धरातल से साफ हो चुकी है। तो कम्युनिस्टों के साथ भी अपना अस्तित्व बचाने की जब लड़ाई आई है, तब उन्होंने प्रियंका वाड्रा पर अटैक किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस ढंग से बढ़ रहा है, और देश को मालूम होना चाहिए कि ये जो लव जिहाद का मामला है, सबसे पहले कर्नाटक के ईसाइयों ने ही उठाया था। दुनिया में भी लव जिहाद का मामला कैथोलिक चर्च की ओर से उठा था, कभी आपको से आगे बात करेंगे। तो ये स्थिति पैदा हो गई है कांग्रेस और बाकी INDIA के राजनीति को लेकर। यद्यपि वामपंथी पार्टियां भी INDIA की घटक हैं, लेकिन उनके अंदर भी लग रहा है कि ये जिस ढंग से ये फोर्सेस बढ़ रहे हैं, वो आजादी के पहले, जो विभाजन के पहले मुस्लिम लीग का तेवर था, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। व्यक्तिगत बातचीत में बताते हैं। तो इसमें सबको अपनी भूमिका तय करनी है कि कैसे होगा। आज एक और घटना हुई है, और वो घटना बहुत चिंताजनक है। जैसे आप जान रहे हैं, इसमें इस समय महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों में इस बात की होड़ लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में भी उनके बीच एक कंपटीशन होता था कि छोटे बड़े, उनके यहां भी बड़े छोटे मोटे इमाम के नाम पर 20 संगठन बने हुए हैं, एक एक राज्य में, एक एक जिले में बन गए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऑल इंडिया इमाम काउंसिल बोलता हो तो वो कोई देश का अकेला संगठन होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग अनेक संगठन बने हुए हैं। तो उस समय भी प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था कि हम अपने को आगे ला के बीजेपी विरोधी और मुकर MBO को वोट दो, MBO को अपील करें। अब इसमें होड़ लगी हुई है, और इस होड़ में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं। हालांकि एक बार वो राज्यसभा सांसद रहे, न उसके पहले रहे, न बाद में रहे, न कोई समाजवादी आंदोलन से उनका लेना देना था। एक समय मेरे से उनके व्यक्तिगत संबंध भी थे, मोहम्मद अदीब के। और आज उन्होंने जो भाषण दिया है कि जो पाकिस्तान चले गए, बंटवारा हुआ, उन्होंने अपने तरीके से अपना काम किया, लेकिन हम पर वो लांछन लगा के उसकी सजा हमको दी जा रही है। हमने तो जिन्ना का विरोध किया, लियाकत हुसैन को ठुकराया, क्योंकि लियाकत हुसैन वहीं लखनऊ के ही थे, उनको ठुकराया, उनका विरोध किया, हमने अपना खून बहाया। अगर यहां के लोग चाहे होते तो लाहौर तक पाकिस्तान नहीं होता, लखनऊ तक होता। आप सोचिए, हमारे देश में एकता अखंडता के विरुद्ध काम करने वाले के लिए देश का कानून है। क्या इस देश का कानून इस प्रकार की भाषा बोलने वाले पर लागू नहीं होता है? भले वो बच के बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो वहां तालियां बची है। अब बताइए, जिस देश ने आपको इतना दिया, आपको राज्यसभा सांसद बनाया, सम्मान दिया, आप खुलेआम मंच पर बोल रहे हो, सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध कर रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, उस देश में आप ऐसी खतरनाक भावना पैदा करता हो। और ऐतिहासिक रूप से ये निहायत झूठी बातें हैं। आज जिस भाग में पाकिस्तान है, वहां के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान नहीं किया था। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, और जो इस समय फाटा, जिसको आज आप वजीरिस्तान का जो पूरा एरिया है वहां का, वहां के मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिला था। भारत में जो उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने वोट दिया था, और उससे मुस्लिम लीग को बहुमत मिला था। तो ये एक सच्चाई है। उस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पाकिस्तान विभाजन की लड़ाई का एक बड़ा केंद्र हो गया था। तो ये जो झूठा बताया, लियाकत हुसैन कहां के थे? मैंने अभी आपको बताया। जो डायरेक्ट एक्शन हुआ था, क्या डायरेक्ट एक्शन सिंध में हुआ? डायरेक्ट एक्शन क्या पंजाब से हुआ? डायरेक्ट एक्शन बंगाल और बिहार में हुआ, जो आज बांग्लादेश का पार्ट है। ये इस देश के लोग भूल रहे हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो ऐतिहासिक रूप से झूठ है। इसमें ज्यादातर लोगों ने, आप देखेंगे 46-47 के चुनाव में इन लोगों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट दिया था। ये अलग बात है कि बाद में नहीं गए, लेकिन ये देश उनका है। मैं मानता हूं कि भारत में जो भी मुसलमान रह गए, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। दोनों के बीच एकता से ही देश की एकता अखंडता सुरक्षित रहेगी। दोनों मिलके काम करेंगे तभी देश दुनिया की महाशक्ति बनेगा। लेकिन ये कहने से नहीं होगा। अगर बीच में ये भाव पैदा हो गया है, और ये भाव पैदा किया जा रहा है कि इस समय ये देश की सत्ता इस्लाम विरुद्ध हो गई, आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक बात है। क्योंकि इस्लाम विरुद्ध का मतलब है कि एक एक मुसलमान के लिए उसके विरुद्ध मुजाहिद बन के संघर्ष करने की भूमिका तय हो जाती है।
एक मुसलमान का दायित्व हो जाता है कि जो कुछ भी इस्लाम विरोधी है उसको नेस्त नाबूद करने के लिए अपना जीवन लगा देना, ये कर्तव्य बन जाता है। तो उस प्रकार का भाव देश में पैदा किया जा रहा है, ऐसे झूठ चल रहे हैं। अब इस झूठ को खंडित करने की आवश्यकता तो है ही है, साथ ही साथ ये झूठ आम मुसलमानों में भी हावी नहीं हो और जो गैर मुस्लिम है वो भी भ्रमित नहीं हो, वो कम से कम इनके विरुद्ध अहिंसक तरीके से उठ के खड़े हो। नहीं तो ये देश को खतरनाक दिशा में ले जा रहे हैं। आज कोई पार्टी सत्ता में है, कल कोई पार्टी सत्ता में रहेगी, किसी एक पार्टी के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी। आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई रह सकता है। सबका ये देश है, सबको मिलके इस देश को बचाना है। लेकिन फिर भी है कि कम से कम दुनिया में हिंदू धर्म, सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जो कहीं इस प्रकार की भाषा बोलता नहीं है। जहां भी लोग हैं वहां की देश से निष्ठा रखते हैं, क्योंकि हमारे यहां जो सन्यास परंपरा है जिसके बारे में खड़गे जी बता रहे हैं, सन्यास परंपरा में अपने राष्ट्र के प्रति दायित्व लेने का संकल्प होता है। जब आप सन्यास लेते हैं तो उसमें राष्ट्र प्रथम आता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और वो राष्ट्र का मतलब भौगोलिक सीमा नहीं है, वो राष्ट्र समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो ये एक जो विचारधारा है, एक महान विचारधारा है। कोई हिंदू रहते हुए भी मुसलमान हो सकता है, कोई हिंदू रहते हुए भी ईसाई और सिख हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा मजहब का इस्लाम मुसलमान रहते हुए हिंदू नहीं हो सकता है, कोई ईसाई रहते हुए हिंदू नहीं हो सकता है। ये एक महान धर्म है। इसके लोगों को अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करके खड़ा होने की जरूरत है। और जो खतरनाक स्थिति हमारे देश की राजनीति ने पैदा की है और उसके कारण जो कट्टरपंथी तत्वों को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो देश को विभाजन से बुरी स्थिति में ले जाना चाहते हैं, उनसे देश को बचाने के लिए हम सबको अपने अपने तरीके से संगठित होकर आगे आने की जरूरत है। धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहिए। आवश्यकता होगी तो समय समय पर आपके प्रतिक्रियाओं का उत्तर भी दिया जाएगा।